Hello students, today we are going to analyze the determinants of aggregate demand. Children, this is the topic that we were discussing for the last two lectures. We spoke about what is the meaning of effective demand. अच्छा, then I told you separately about what is aggregate supply. फिर हमने aggregate demand के बारे में देखा था. अच्छा, दोनों diagrams को combine करके then we arrived at what's known as effective demand. Now, as I told you children, in the short run, it's not possible for us to change aggregate supply. That is why Keynes attach more importance to aggregate demand. तो शॉर्ट रन में बच्चों हम लोग एग्रीगेट डिमांड को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं. तो ये जो आंसर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दिस क्वेश्चन दैट्स कॉल्ड एज डिटरमिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड. सो अकॉर्डिंग टू दैट Keynes जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, they say that employment is generated by effective demand. मार्केट में अगर इफेक्टिव डिमांड कम होता है तो ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा कि लाइक एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा. अभी देखो लिंक क्या है इसमें. एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स अपॉन इफेक्टिव डिमांड. इफेक्टिव डिमांड विल डिपेंड अपॉन एग्रीगेट डिमांड, राइट. अच्छा, अभी एग्रीगेट डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों लोग. एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड विल डिपेंड अपॉन लॉट्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स चिल्ड्रन. जैसे कि कंजम्पशन पे हम लोग कितना पैसा खर्च करते हैं, हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी इज बीइंग स्पेंट ऑन इन्वेस्टमेंट. अच्छा, व्हाट इज द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी. सो ऑल दिस फैक्टर्स टुगेदर चिल्ड्रन विल ऑलवेज डिटरमाइन कि लाइक हमारे देश का एग्रीगेट डिमांड या फिर इफेक्टिव डिमांड का लेवल क्या होगा. सो वी विल फर्स्ट गो थ्रू दिस flow chart which actually tells you like what exactly are the determinants of aggregate demand. Then we'll see like अगर इसको हम लोग theory answer में convert करना चाहते हैं तो इसको कैसे बना सकते हैं हम लोग. तो as you can see on your screen children, इसका लिंक क्या है. देखो हमारा इनकम जो होता है बच्चों लोग, क्या हमारा इनकम किसके ऊपर डिपेंड करेगा. एम्प्लॉयमेंट के ऊपर. समझ में आ रहा है कि if there is more employment, people will earn more income. बच्चों अगर एम्प्लॉयमेंट लेवल्स ही कम है तो लोगों का इनकम लेवल्स भी क्या होगा, कम होगा. लेकिन जैसे कि मैंने बताया था आपको, एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड बाय इफेक्टिव डिमांड इन द कंट्री. बच्चों हमारे देश में इफेक्टिव डिमांड कितना है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे देश में जॉब्स कितने मिलेंगे, और जॉब्स कितने मिलते हैं वो तय करेगा बच्चों के लिए लोगों का इनकम कितना होगा. अच्छा, अभी इफेक्टिव डिमांड के तो दो डिटरमिनेंट्स आते हैं. एक साइड में आता है बच्चों लोग एग्रीगेट डिमांड, एंड ऑन द अदर साइड चिल्ड्रन वी विल हैव द एग्रीगेट सप्लाई, राइट. अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया एग्रीगेट सप्लाई इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू चेंज इन द शॉर्ट रन. तो हम लोग किसको चेंज कर सकते हैं, एग्रीगेट डिमांड को. तो एग्रीगेट डिमांड को कैसे चेंज करने का, तो एग्रीगेट डिमांड चिल्ड्रन is determined by three other factors that's called as C plus I plus G. क्या क्या आता है, C plus I plus G, जहां पे C would mean consumption expenditure. अच्छा, I का मतलब होता है बच्चों इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और G का मतलब होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. सो मेरा इनकम दो पार्ट्स में डिवाइड होता है. कुछ पैसा मैं गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च करता हूं, कुछ पैसा मैंने बचा के रखा है. तो जो मैंने गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च किया उसको हम लोग सी बोलते हैं, कंजम्पशन. जो मैंने बचा के रखा वो मैंने बैंक में डाला, बैंक में उस पैसे को इन्वेस्ट किया है. अच्छा, हम लोग जो टैक्सेस पे करते हैं चलो उसमें से गवर्नमेंट भी कुछ पैसा इकोनॉमी में खर्च करती है. सो इट्स बिकम सी प्लस आई प्लस जी. कंजम्पशन ज्यादा है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगा. इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होता है. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होता है. अच्छा, ये तीनों भी फैक्टर्स अगर कम है, मतलब कंजम्पशन पे कम पैसा जा रहा है, इन्वेस्टमेंट कम है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम है, तो ऑटोमेटिकली चिल्ड्रन एग्रीगेट डिमांड भी क्या होगा, कम होगा. अच्छा, नाउ चिल्ड्रन व्हाट डिटरमाइंस कंजम्पशन. हम लोग खर्चा कितना करते हैं बच्चों लोग, ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं. एक हमारा इनकम, और दूसरा होता है बच्चों लोग प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. क्या बोला है, एक होता है हमारा इनकम और एक होता है हमारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. सी चिल्ड्रन, योर कंजम्पशन इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ इनकम.
आप कितना खर्च करोगे ये तो डायरेक्टली आपके इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। इफ यू अर्न मोर यू विल स्पेंड मोर, इफ यू अर्न लेस तो ऑटोमेटिकली चिल्ड्रन यू विल स्पेंड लेस, राइट। अच्छा, देन चिल्ड्रन व्हाट इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, खर्चा करने का टेंडेंसी। आपका खर्चा करने का टेंडेंसी बच्चों दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जिनको हम लोग आगे जाके डिवाइड करते हैं, सब्जेक्टिव फैक्टर्स होते हैं और ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स होते हैं। खर्चा कितना करेंगे बच्चों लोग, जैसे कि लोगों को सेविंग का आदत है क्या, इसके ऊपर डिपेंड करेगा खर्चा। अच्छा, मैं फ्यूचर के बारे में क्या सोचता हूँ, मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहता हूँ फ्यूचर में, तो मैं अभी खर्चा क्या करूंगा, कम करूंगा, ताकि मैं पैसा संभाल के रखूं और फ्यूचर में सेटल होना है मुझे। अच्छा, सपोज फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन मुझे फ्यूचर में जाके कुछ इन्वेस्टमेंट्स करने, तो अभी हम लोग बचा के रखते हैं। अच्छा, इमेजिन करना चिल्ड्रन कि आपने बहुत सारा पैसा इनहेरिट किया है पेरेंट्स से, तो हम लोग अभी पैसा बचा के रखते नहीं, हम लोग जो कमाते हो खर्चा भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं चिल्ड्रन जो डिटरमाइन करेंगे कि आपका खर्चा कितना होगा। तो वी हैव गॉट सब्जेक्टिव फैक्टर्स विच चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एंड वी हैव गॉट ऑब्जेक्टिव फैक्टर चिल्ड्रन, जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लाइक सब्जेक्ट में प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव में विल बी टॉकिंग अबाउट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इन अ सिमिलर वे चिल्ड्रन द क्वेश्चन अराइजेस कि लाइक इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इन्वेस्टमेंट बच्चों लोग दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा, एक होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा होता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे बच्चों लोग, सपोज फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो आपका इन्वेस्टमेंट्स क्या होगा, कम होगा। मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो आप लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में बोरो करके इन्वेस्ट कर सकते हो, यस। अच्छा, दूसरा होता है बच्चों लोग मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल मींस कि लाइक तुम जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो तुमको कितना रिटर्न देने वाला है, व्हाट्स द रिटर्न ऑन कैपिटल। अच्छा, ये जो दो फैक्टर्स है बच्चों इसके आगे के भी डिटरमिनेंट्स आते हैं, जैसे कि हमने बोला इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चों दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है और वो दो फैक्टर्स होते हैं बच्चों लोग सप्लाई ऑफ मनी और डिमांड फॉर मनी। मार्केट में पैसा कितना सप्लाई हो रहा है और कितना पैसा डिमांड हो रहा है, ये तय करता है कि लाइक मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। जैसे बच्चों किसी भी चीज की कीमत होती है, वैसे पैसे की जो कीमत होती है उसको हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट बुलाते हैं। Suppose for example children, like supply of money is very high, demand is less, the rate of interest will be less. Demand for money is very high, supply is less, so rate of interest will automatically increase. अच्छा, अभी सवाल ये आता है कि लाइक सप्लाई ऑफ मनी तो कौन हैंडल करता है बच्चों, इट्स टोटली हैंडल्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सप्लाई ऑफ मनी इज एंटायरली हैंडल्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वो तो हमारे हाथ में नहीं होता बच्चों लोग। हाँ, लेकिन पब्लिक के हाथ में क्या आता है बच्चों लोग, डिमांड फॉर मनी विल बी विद द पब्लिक। तो डिमांड फॉर मनी, तो उसके लिए सवाल आता है कि लाइक व्हाई डू पीपल प्रीफर लिक्विडिटी। लोग लिक्विडिटी प्रीफर क्यों करते हैं, लिक्विडिटी इज व्हाट, दैट डिजायर टू होल्ड कैश। तो ज्यादातर लोग अपने पास लिक्विडिटी तीन रीजंस की वजह से रखते हैं और उसमें से बाहर निकलते बच्चों लोग तीन मोटिव्स, और वो तीन मोटिव्स होते क्या है। फर्स्ट वन चिल्ड्रन, लोगों को पैसे की जरूरत है क्योंकि उनको ट्रांजैक्शंस करने होते हैं। बच्चों मुझे पैसा क्यों लगता है, क्योंकि मुझे खर्चा करना है बच्चों डे टू डे का, मुझे अपने बिल्स पे करने होते हैं, मुझे ट्रैवल करना होता है बच्चों, मुझे अपना मोबाइल रिचार्ज करना होता है, मुझे अपना रेंट पे करना है, बच्चों के स्कूल फीस पे करना है, ये जो ट्रांजैक्शंस होते हैं। सो पीपल ऑलवेज डिमांड मनी बिकॉज दे वांट टू कैरी आउट डे टू डे ट्रांजैक्शंस। अच्छा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने पास कुछ पैसा प्रिकॉशन करके रखते हैं, प्रिकॉशन। नाउ व्हाट इज दैट, कि बच्चों लोग फ्यूचर जो होता है ना, फ्यूचर वो गारंटीड नहीं होता है, वो सर्टन नहीं होता है, इट्स वेरी रिस्की, इट्स अनसर्टन। फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में कौन कौन से अनफॉर्सिन कॉन्टिंजेंसीज होते हैं, वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। सो पीपल जनरली कीप असाइड सम मनी सो दैट दे कैन कीप इट फॉर प्रिकॉशन इन द फ्यूचर। जैसे कि आपको लगता है कि हाँ, अगर 2 महीने के बाद, अभी देखो कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों के जॉब्स चले गए, बहुत सारे लोगों की सैलरीज चालू नहीं है, तो जिन लोगों को आदत रहता है ना कि थोड़ा थोड़ा पैसा साइड में करके रखने का, वो लोग इस टाइम पे बहुत अच्छे से हैंडल करते रहेंगे। अभी इस कोविड ने हम लोग को एक सबक दिया बच्चों, तो फ्यूचर में लोगों को एक आदत रहेगा कि थोड़ा पैसा बचा के रखने का, अगर ऐसा कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आता है तो आप वो पैसा यूज कर सकते हो।
किसी को लगता है कि हाँ 2-3 साल के बाद बेटी की शादी करानी है तो अभी से खर्चा थोड़ा कम करके थोड़ा पैसा साइड में करके रखो। किसी को लगता है कि लाइक नेक्स्ट टाइम मेरा बच्चा 10th स्टैंडर्ड अपीयर करेगा, अच्छे से क्लासेस में डालना पड़ेगा, उसको फीस लगेगा, अभी से थोड़ा पैसा साइड में करना चालू कर दिया है। बच्चों लोग ये होता है। कभी किसी को लगता है कि कोई बीमार वगैरह हो गया तो दैट्स ऑल नोन एज प्रिकॉशनरी मोटिव। और एक होता है बच्चों लोग जिसको हम लोग बुलाते हैं स्पेक्यूलेटिव मोटिव। स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या होता है बच्चों लोग? जनरली हम लोग क्या करते हैं, पैसे में से पैसा कमाना चाहते हैं। जैसे कि मैंने शेयर्स खरीदे सस्ते में और जब उसका प्राइस बढ़ा तो मैंने शेयर्स को मार्केट में बेच के प्रॉफिट कमाया, तो दैट इज स्पेक्यूलेटिव मोटिव। बाइंग द शेयर्स एट अ लोअर प्राइस एंड सेलिंग देम एट अ हायर प्राइस, दस मेकिंग सम प्रॉफिट। कुछ लोग पैसा अपने पास होल्ड करके रखते हैं या फिर एफडी बना के रखते हैं क्योंकि हम लोग को पता है उसका प्राइस बढ़ेगा फ्यूचर में। दैट्स बेसिकली नोन। तो लोग 3 रीजंस की वजह से पैसा डिमांड करते हैं। एक होता है ट्रांजैक्शन मोटिव, एक होता है प्रिकॉशन मोटिव और तीसरा होता है चलो स्पेक्यूलेटिव मोटिव। अच्छा, फाइनली चिल्ड्रन, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो होता है वो 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कैपिटल के ऊपर कितना रिटर्न मिल रहा है। इट इज डिटरमाइंड बाय व्हाट? सो वी गॉट 2 डिटरमिनेंट चिल्ड्रन हियर। द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज डिटरमाइंड बाय प्रोस्पेक्टिव यील्ड एंड सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल। प्रोस्पेक्टिव यील्ड मतलब अगर मैं एक पर्टिकुलर फील्ड में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मुझे क्या लगता है कि वो फील्ड मुझे कितना रिटर्न दे सकता है। 10%, तो 10% बच्चों लोग ये प्रोस्पेक्टिव यील्ड होता है। लेकिन ये पूरा 10% आपका प्रॉफिट होगा क्या? नहीं। क्यों बताओ? क्योंकि आपने मार्केट से पैसा बोरो भी तो किया रहेगा। तो वी हैव गॉट व्हाट इज कॉल्ड सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल। क्या आता है? सप्लाई प्राइस ऑफ। सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है कि मैंने इन्वेस्टमेंट करके उसमें से 10% रिटर्न कमाया, लेकिन मैंने एक लोन लिया बिजनेस के लिए, उसके लिए मुझे 8% इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। कितना? 8%। तो आपका मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कितना हो गया फिर? 2%, क्योंकि वो आपका प्रॉफिट होगा। सो ये सब फैक्टर्स मिला के डिसाइड करते हैं बच्चों लोग कि आपका इफेक्टिव डिमांड कितना होता है। वंस अगेन यू कैन हैव अ लुक, इनकम इज डिटरमाइंड बाय एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट बाय इफेक्टिव डिमांड, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई शॉर्ट रन में बदलता नहीं है, इसलिए एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड बच्चों लोग का फॉर्मूला क्या? C + I + G। कंजम्पशन आपकी इनकम और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। आपका खर्चा करने का टेंडेंसी, सब्जेक्टिव फैक्टर्स और ऑब्जेक्टिव। इन्वेस्टमेंट 2 चीजों के ऊपर, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके ऊपर? सप्लाई ऑफ मनी एंड डिमांड फॉर मनी। डिमांड फॉर मनी ऑन लिक्विडिटी प्रेफरेंस, दैट इज ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशन एंड स्पेक्युलेटिव मोड। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल आपको कितना मिलेगा प्लस आप कितना पे करते हो। सो प्रोस्पेक्टिव यील्ड माइनस सप्लाई प्राइस और सप्लाई प्राइस माइनस प्रोस्पेक्टिव यील्ड, दैट्स इट। क्लियर? अब इसी को अगर हम लोग एक थ्योरी के आंसर के जैसे बनाते हैं तो you can actually form an answer which will be actually carrying 8 to 10 marks as such, you can say children. So कैसे इसके पॉइंट्स बनते देखो, आप डायरेक्टली पॉइंट्स को रिफर कर सकते हो। जैसे सबसे पहले बच्चों लोग आपका टोटल इनकम किसके ऊपर डिपेंड करता है? एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? इफेक्टिव डिमांड। अच्छा, इफेक्टिव डिमांड इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। वो हमने आगे लिखा है यहाँ पे। इफेक्टिव डिमांड इज डिटरमाइंड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। अच्छा, अभी अगर हम लोग अज्यूम करें कि एग्रीगेट सप्लाई दिया हुआ है, ठीक है, सो देन एम्प्लॉयमेंट विल बी डिटरमाइंड ओनली बाय एग्रीगेट डिमांड। अभी एग्रीगेट डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो 3 चीजें बच्चों लोग, एक कंजम्पशन, दूसरा है इन्वेस्टमेंट और तीसरा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये जो पॉइंट्स हाईलाइटेड दिख रहे हैं ना बच्चों लोग, ये एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है C + I + G। अगेन आई एम टेलिंग यू दैट्स कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अच्छा, अब ये तीनों को हम लोग बाइफरकेट करते हैं जरा। पहले देखेंगे कि कंजम्पशन किसके ऊपर डिपेंड करता है। सो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिपेंड्स अपॉन इनकम एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों लोग? अपॉन सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स। अच्छा, दूसरा वाला पॉइंट क्या था बच्चों लोग यहाँ पे? इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। अभी सवाल आता है कि लाइक इंटरेस्ट रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो वो आगे लिखना है आपको। इंटरेस्ट रेट डिपेंड्स अपॉन सप्लाई एंड डिमांड फॉर मनी। अच्छा,
सप्लाई ऑफ मनी कौन डिटरमाइन करता है? आरबीआई। तो डिमांड फॉर मनी विल बी डिटरमाइंड बाय 3 मोटिव्स, एक ट्रांजैक्शन मोटिव, दूसरा होता है बच्चों प्रिकॉशन मोटिव, एंड द थर्ड वन इज नोन एज स्पेक्युलेटिव मोटिव। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या था बच्चों लोग यहाँ पे? द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, एक जिसको मैंने नाम दिया था बच्चों लोग प्रोस्पेक्टिव यील्ड, दैट इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट, जैसे कि 10%, और दूसरा होता है बच्चों सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आपने कितना कॉस्ट पे किया है प्लस आपको कितना मिलने वाला है। ठीक है। अच्छा, अभी जो फॉर्मूला था बच्चों एज आई सेड लाइक एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, तो उसमें सी इज फॉर कंजम्पशन, आई इज फॉर इन्वेस्टमेंट एंड जी इज फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अभी हम लोग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को ऑटोनोमस मानते हैं। ऑटोनोमस मतलब फॉर एग्जांपल इट विल बी डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट, वी कैन नॉट डिटरमाइन दैट। ठीक है। सो अगर हम लोग प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को अनचेंज रखते हैं तो एम्प्लॉयमेंट विल डायरेक्टली वैरी विद इन्वेस्टमेंट। तो जितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतना अपने देश में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता रहेगा। सो इन्वेस्टमेंट विल गिव राइज टू rise with a fall in the rate of interest or rise in the marginal efficiency of capital। इन्वेस्टमेंट बच्चों लोग किसके ऊपर डिपेंड करता है? इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, या फिर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बढ़ गया तो भी आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा बच्चों लोग। सो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों लोग कि लाइक एक्सप्लेन व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, और इवन इफ दे आस्क यू व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इफेक्टिव डिमांड, तो आप ये वाला आंसर अटेम्प्ट कर सकते हो। थियरी है तो आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दोगे, बाद में आप ये चार्ट बनाओगे और चार्ट में लिखते जाना बच्चे लोग कौन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको अभी रीड करके दिखाया था एंटायरली चिल्ड्रन, अभी नीचे का एक्सप्लेनेशन सेम टू सेम वही था। ओके, सो चिल्ड्रन वी हैव जस्ट पैक्ड अप विद आवर 6th चैप्टर दैट इज इफेक्टिव डिमांड। 7th वाला चैप्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में दैट इज कंजम्पशन फंक्शन, राइट। सो स्लोली चिल्ड्रन वी आर मूविंग अहेड विद द पोर्शन। होप सो यू ऑल आर आल्सो लिसनिंग टू द लेक्चर्स। बाद में सुनूंगा ऐसा बोल के ये सब जमा करके मत रखना, अभी अभी थोड़ा थोड़ा आप सुनोगे तो एग्जाम के टाइम पे आपको ये सब आसान जाएगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।